नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग, सॉट्स्ट। पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, पीजीडीटी, रिवाइज्ड हिंदी। एमटीटी 053 अनुवाद, भाषिक और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। खंड 1 भाषा व्यतिरेकी विश्लेषण और अनुवाद। इकाई 5 अंग्रेजी हिंदी पदबंध, उपवाक्य और वाक्य संरचना। 5.0 उद्देश्य। प्रस्तुत इकाई पदबंध, उपवाक्य एवं वाक्य पर आधारित है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप वाक्य के अर्थ और स्वरूप की चर्चा कर सकेंगे। वाक्य रचना के अंतर्गत आने वाली वाक्य युक्तियों, पदक्रम, पदबंध तथा उपवाक्य का विवेचन कर सकेंगे। प्रोक्ति के विषय में बता सकेंगे और वाक्य के घटकों का अनुवाद के संदर्भ में विवेचन कर सकेंगे। 5. एक प्रस्तावना। पिछली इकाई में आप पढ़ चुके हैं कि सभी प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बोलता है, अर्थात भाषा का प्रयोग करता है। भाषा ही मनुष्य को संसार के अन्य प्राणियों से विशिष्ट बनती है। मनुष्य सभ्यता के विकास में किसी ऐसी अवस्था की कल्पना करना कठिन है जब वह बोलता नहीं था। यदि हम डार्विन के विकासवाद के अनुसार यह मान लें कि मनुष्य जाति का विकास पशुओं से हुआ और विकास की प्रक्रिया में जब वह खड़ा होकर 2 पैरों पर चलने लगा तब वह पशु से मनुष्य बना, यह प्रश्न उठता है कि उसने बोलना कब आरंभ किया। यह मान लेना अधिक तर्क संगत होगा कि मनुष्य तभी मनुष्य बना जब उसने बोलना शुरू किया। भाषा एक विलक्षण शक्ति है जिसे प्रकृति ने केवल मनुष्य को ही प्रदान किया है। भाषा मनुष्य की समस्त सृजनात्मक प्रवृत्तियों की जननी है। भाषा से बाहर मनुष्य की कोई सत्ता नहीं। मनुष्य के सभी बाह्य तथा आंतरिक प्रत्ययों की प्रकृति भाषाई है। पिछली इकाई में आप भाषा की प्रकृति और स्वरूप के बारे में पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि भाषा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक वाक्य है। इस इकाई में हम भाषा के इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक वाक्य का अध्ययन करेंगे। 5. 2 अर्थ संप्रेषण की इकाई वाक्य। आपने पढ़ा है कि भाषा का प्रयोग मनुष्य संप्रेषण के लिए करता है। मनुष्य के प्रत्येक भाषाई संप्रेषण में सृजनात्मकता होती है। वह अपने अनुभव जगत की केवल अभिव्यक्ति नहीं करता है, उसकी सृष्टि भी करता है। पशु-पक्षी मानव भाषा का केवल अनुकरण कर सकते हैं, भाषाई सृजन नहीं कर सकते। इसीलिए प्रख्यात दार्शनिक एवं भाषाविद चॉम्स्की ने भाषा को मनुष्य की सहजात क्षमता बताया है, जिसकी प्रकृति सृजनात्मक होती है। चॉम्स्की के अनुसार एक नवजात शिशु अपने माता-पिता और परिवेश से भाषा का अनुकरण नहीं करता है, अपने परिवेश में भाषा का सृजन करता है। ऊपरी तौर पर यह भाषा मनुष्य के मुख से विस्तृत करता शोर है, परंतु यह कोई मामूली शोर नहीं, एक व्यवस्थित शोर है। यह व्यवस्था का ही चमत्कार है कि केवल 30 से 40 गिनी चुनी ध्वनियों के द्वारा मनुष्य के समस्त ज्ञान विज्ञान की अभिव्यक्ति होती है और वाङ्मय के अनंत भंडार की सृष्टि होती है। शब्द और अर्थ दोनों स्तरों पर यह व्यवस्था बहुआयामी होती है। इसीलिए प्राग स्कूल के भाषा वैज्ञानिक भाषा को व्यवस्था नहीं, व्यवस्थाओं की व्यवस्था कहते हैं। व्यवस्था के लिए आधुनिक शब्दावली में संरचना शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त माना जाता है। शब्द और अर्थ दोनों स्तरों पर भाषाई व्यवस्था की प्राथमिक तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है वाक्य। अत्यंत प्राचीन काल से वैयाकरणों तथा भाषाविदों के बीच यह विवाद रहा है कि वक्ता क्या बोलता है और श्रोता क्या सुनता है। वक्ता ध्वनि बोलता है, शब्द बोलता है अथवा वाक्य बोलता है, और श्रोता ध्वनि सुनता है, शब्द सुनता है अथवा वाक्य सुनता है। यहाँ यह जान लेना महत्वपूर्ण होगा कि बोलने और सुनने की अंतर्निहित भाषाई प्रक्रिया एक ही होती है। भारत की पुरातन व्याकरणिक परंपरा में वाक्य को ही भाषा की केंद्रीय सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है।
वाक्य ही भाषा की मूल इकाई है। इस मत का प्रतिपादन करते हुए महावैयाकरण भर्तृहरि वाक्याब्दियम में लिखते हैं, पदे न वर्णा विद्यते वर्णेष्वव्यवा न च वाक्यात् पदानामत्यंत प्रविवेको न कश्चन। अर्थात वाक्य ही सत्य है। वाक्य में पदों और पदों में वर्णों की प्रतीति एक भ्रम है। वाक्यों से पृथक पदों अथवा वर्णों की कोई सत्ता ही नहीं है। अतः तात्विक दृष्टि से यह कहने की अपेक्षा कि वाक्य ध्वनियों, अक्षर अथवा शब्दों का समूह है, यह कहना अधिक उचित है कि ध्वनि, वर्ण अथवा शब्द वाक्य के काल्पनिक खंड है। भर्तृहरि आगे लिखते हैं कि वाक्य निर्वैव तथा क्रमरहित है। वक्ता श्रोता के लिए वाक्य अखंडय है। केवल वैयाकरण वक्ता श्रोता द्वारा प्राप्त भाषा का विश्लेषण करने के लिए आय ध्वनि, अक्षर, शब्द, पद आदि अमूर्त अभिधानों की उपकरण के रूप में कल्पना करता है। संप्रेषण के रूप में वक्ता सदा वाक्य बोलता है और श्रोता सदा वाक्य सुनता है। यह वाक्य एक अक्षर का, एक शब्द अथवा पद का, एक पदबंध का, एक वाक्यांश का हो सकता है। आपने किसी को बुलाने के लिए आवाज की आ, यह आ एक अक्षर का वाक्य है। इसी प्रकार आपने किसी से पूछा, क्या पढ़ रहे हो? उसने उत्तर दिया, पुस्तक। यहाँ पुस्तक एक शब्द का वाक्य है। अगर आप किसी से यह पूछें कि रावण का वध किसने किया, वह उत्तर दे सकता है कि राम ने। राम ने एक पदबंध है और यह एक पदबंधीय वाक्य है। यदि आप किसी से प्रश्न पूछते हैं, लक्ष्मण कौन थे, और वह उत्तर देता है कि राम के छोटे भाई, तो यह वाक्य वाक्यांश से बना है। इन्हें आदिष्ट वाक्य कहा जाता है, जो रचना की दृष्टि से तो अधूरे हैं, परंतु जिनसे प्रश्न के संदर्भ में पूरी बात का संप्रेषण होता है। नवजात शिशु जब सामाजिकीकरण की प्रक्रिया में बोलना सीखता है तो वह अधूरे, टूटे-फूटे एक शब्दीय वाक्य ही बोलता है। श्रोता उसके शब्द को वाक्य के रूप में ग्रहण करता है। चॉम्स्की भाषाई विश्लेषण का आरंभ वाक्य से ही करते हैं और स्वनिम, रूपिम आदि भाषाई इकाइयों की चर्चा वाक्य की भाषाई मूल एवं प्राथमिक इकाई मानकर वाक्य के संदर्भ में करते हैं। मनुष्य वाक्यों में बोलता है। वाक्यों के द्वारा वह बातचीत अथवा वार्ता करता है। यह वार्ता वाक्य के ऊपर की इकाई है। वाक्य के ऊपर की इस इकाई को समाज भाषा वैज्ञानिक शब्दावली में डिस्कोर्स की संज्ञा दी गई है। डिस्कोर्स का हिंदी पर्याय है प्रोक्ति। प्रोक्त को आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्शन में महावाक्य कहा है। प्रोक्ति की पहचान भी वाक्य के द्वारा ही की जाती है। 5.3 वाक्य का अर्थ, परिभाषा और स्वरूप। वाक्य को भाषाई संप्रेषण की मूल प्राथमिक इकाई के रूप में स्वीकार कर लेने के पश्चात सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि वाक्य है क्या? आइए देखें कि वैयाकरण और भाषा वैज्ञानिक वाक्य की क्या परिभाषा देते हैं। जैसा कि हमने देखा, भाषा शब्द अर्थ की संश्लिष्ट है। भाषा में दो भिन्न तत्व अभिन्न रूप में अनुस्यूत होते हैं। परिणामस्वरूप भाषा की व्याकरणिक कोटियों की परिभाषा भी शब्द और अर्थ इन दो तत्वों के स्तर पर की जाती है। शब्द और अर्थ के लिए क्रमशः रचना और प्रकार्य शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। अर्थ के स्तर पर वाक्य को परिभाषित करने की परंपरा बहुत प्राचीन है। फ्राइज अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश में 500 ई के लगभग पाश्चात्य वैयाकरणों द्वारा दी गई परिभाषा उद्धृत करते हुए लिखते हैं कि पूर्ण विचारों के द्योतक पद समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक यही परिभाषा नागेश भट्ट ने दी है। पद समूह वाक्यम अर्थ परिसमाप्तो पाई की डिक्शनरी ऑफ लिंग्विस्टिक्स में भी वाक्य की ऐसी ही परिभाषा दी गई है। प्रख्यात हिंदी वैयाकरण कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण में वाक्य की इसी प्रकार परिभाषा करते हुए लिखते हैं, एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्दसमूह वाक्य कहलाता है। परंतु विचारों की पूर्णता को वाक्य की परिभाषा का आधार बनाना समीचीन नहीं। वार्तालाप अथवा बातचीत एक अविच्छिन्न धारा प्रवाह है
आप जरा बताइए कि इस अविच्छिन्न धारा प्रवाह का कौन सा वाक्य वैचारिक दृष्टि से पूर्ण है। रावण ने सीता का हरण किया। राम ने रावण का वध किया। मैं कल बंबई जा रहा हूँ। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। आदि वाक्यों को पूर्ण विचार व्यक्त करने वाले शब्द समूह के रूप में परिभाषित करते हुए उसका उदाहरण दिया है। लड़के फूल बीन रहे हैं। क्या यह वाक्य वैचारिक दृष्टि से पूर्ण है और क्या इस वाक्य के साथ अनेक प्रश्न नहीं जुड़े हैं? इसलिए वैचारिक पूर्णता को वाक्य की परिभाषा के आधार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। आइए वाक्य को परिभाषित करने के लिए हम किसी और आधार की खोज करें। भारतीय परंपरा के प्राचीन आचार्यों ने पदों के आधार पर वाक्य की परिभाषा की है। यहाँ सबसे पहले पद का अर्थ आप समझ लीजिए। पाणिनि ने कहा है सुप्तिंगतम पद अर्थात कारक तथा क्रिया विभक्तियों के योग को पद कहते हैं। वाक्य में शब्दों का एक दूसरे से व्याकरणिक संबंध होता है। इस संबंध के आधार पर ही किसी वाक्य के शब्द दूसरे से जुड़कर वाक्य के अर्थ की रचना करते हैं। फ्राइज ने इस व्याकरणिक संबंध को ही संरचनात्मक अथवा व्याकरणिक अर्थ की संज्ञा दी है। भाषा में विभक्ति रहित शब्द का प्रयोग संभव नहीं। वाक्य में शब्द का प्रयोग होते ही उसकी संज्ञा पद हो जाती है। संस्कृत जैसी योगात्मक भाषाओं में विभक्ति से युक्त शब्द की पद के रूप में पहचान प्रत्यक्ष रूप में होती है। रामः गच्छति में दो पद है, रामः तथा गच्छति द्य राम शब्द के साथ सृप विभक्ति के योग से रामः पद बना और वाच में तिंग विभक्ति के योग से गच्छति पद बना। रामः गच्छति का हिंदी अनुवाद हुआ राम जाता है। अंग्रेजी अनुवाद हुआ राम गोज। हिंदी और अंग्रेजी जैसी अयोगात्मक भाषाओं के शब्द राम और शिक्षा में यद्यपि प्रत्यक्षतः कोई विभक्ति नहीं लगी है, फिर भी ये पद हैं और यह मान लेना उचित होगा कि इनके साथ शून्य विभक्ति जुड़ी है। योगात्मक भाषाओं में जो कार्य विभक्तियां करती हैं, अयोगात्मक में उस कार्य की पूर्ति वाक्य में पदों के स्थान से होती है। भारत की प्राचीन परंपरा के प्रतिनिधि और संसार में महानतम वैयाकरण है पाणिनि। पाश्चात्य भाषाविदों ने पाणिनि की व्याकरणिक प्रतिभा की भूरी भूरी प्रशंसा की है। अमेरिका में आधुनिक भाषा विज्ञान के प्रवर्तक ब्लूमफील्ड ने अपनी पुस्तक लैंग्वेज में पाणिनि के अष्टाध्यायी को मानव मेघा का उत्कृष्ट उदाहरण बताया है। पाणिनि कहते हैं कि तद अर्थात क्रियापद ही वाक्य है। हिंदी व्याकरण के पाणिनि रूप में प्रसिद्ध आचार्य किशोरीदास वाजपेयी भी कुछ इसी प्रकार का मत व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि वाक्य में कम से कम एक क्रिया अवश्य होती है। उसके बिना वाक्य बन नहीं सकता। क्रिया ही वाक्य है। यह भारत की परंपरा सिद्ध अवधारणा है। यह संसार नाम रूप है। सारे नाम आख्यातज अर्थात क्रियाजन्य है। क्रियाकर्ता की नियति है। सब कुछ क्रियामय है। यही हमारा कर्मवाद है। संस्कृत क्रियापदों में कर्ता का समाहार होता है। आपने पहले ही यह देख लिया है कि संस्कृत एक योगात्मक भाषा है। संस्कृत क्रियापद गच्छामि एक पूर्ण वाक्य है। गच्छामि क्रियापद में कर्ता अहं अंतर्निहित रूप से विद्यमान है। यही स्थिति रूसी भाषा की भी है। रूसी भाषा में ईदु क्रियापद भी एक पूर्ण वाक्य है। यहाँ ईदु के साथ उसका कर्ता या मैं जोड़ना अनावश्यक है। परंतु कठिनाई तब उत्पन्न होती है जब हम इन वाक्यों का अनुवाद हिंदी अथवा अंग्रेजी जैसी अयोगात्मक भाषाओं में करते हैं। आपके लिए यह स्वाभाविक है कि आप संस्कृत और रूसी के उपर्युक्त वाक्यों का अनुवाद हिंदी में मैं जाता हूँ और अंग्रेजी में आई गो करें। इन अयोगात्मक भाषाओं में क्रियापद से पृथक सत्ता कर्ता पद की है। ऐसी स्थिति में हमें यह मानने के लिए विवश होना पड़ता है कि केवल क्रियापद ही वाक्य नहीं, वाक्य में क्रियापद के साथ साथ कर्तापद की भी अनिवार्यता होती है। इसी साक्ष्य पर एथरिंगटन लिखते हैं कि कर्ता और क्रिया के बिना वाक्य नहीं बनता।
वाक्य दो शब्दों से कभी कम न होगा और उन दो में से एक का क्रिया और दूसरे का कर्ता होना भी आवश्यक होगा। कुछ अन्य लोग वाक्य में कर्ता क्रिया के अतिरिक्त विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय आदि की भी सत्ता स्वीकार करना चाहेंगे, परंतु आप देखेंगे कि वाक्य के अन्य सभी पदों का समाहार कर्तापद अथवा क्रियापद में हो जाता है। अन्य सभी पद अथवा क्रियापद के ही विस्तार हैं। इसीलिए चॉम्स्की वाक्य विश्लेषण के लिए दो अमूर्त अवधारणाओं संज्ञापद तथा क्रियापद की प्रस्तावना करते हैं और वाक्य को इन दो खंडों में विभाजित कर अन्य सभी पदों का अध्याहार इनके अंतर्गत करते हैं। इससे वाक्य विश्लेषण की प्रक्रिया अत्यंत सरल हो जाती है। साहित्य दर्पण के ग्रंथकार आचार्य विश्वनाथ वाक्य के विभिन्न पदों के बीच उनकी आंतरिक अर्थात आर्थी संसक्ति, अर्थप्रक संबंध के आधार पर वाक्य को परिभाषित करते हैं। वे लिखते हैं, वाक्य स्यात् योग्यता आकांक्षा आसक्तियुक्तः पदोच्चयः। योग्यता, आकांक्षा तथा आसक्ति वाक्य में पास पास रहने वाले शब्दों का परस्पर संबंध से युक्त पदसमूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य की आचार्य विश्वनाथ की यह परिभाषा बहुत प्रसिद्ध है और भाषा शास्त्रीय तथा काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में अनिवार्य रूप से उद्धृत की जाती है। यहाँ योग्यता का अर्थ है वाक्य के संदेश संप्रेषण में एक पद का दूसरे पद के योग्य तथा सहायक होना। जैसे आग से सींचता वाक्य में आग और सींचता पदों में परस्पर योग्यता नहीं है। आकांक्षा का अभिप्राय यह है कि वाक्य के संप्रेषण में अर्थ की पूर्ति में एक पद को दूसरे पद की आकांक्षा रहती है। शीला पुस्तक पढ़ती है वाक्य में शीला पद के पश्चात पुस्तक पद की आकांक्षा तथा शीला पुस्तक पदों के पश्चात पढ़ती है पद की आकांक्षा होती है। आसक्ति समीपता को कहते हैं। वाक्य के पदों के बीच देश काल का व्यवधान अथवा अंतराल नहीं होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि पश्चिमी जगत के आधुनिक भाषा वैज्ञानिक वाक्य की परिभाषा कैसे करते हैं। संरचनावादी भाषाविद अर्थ को भाषाई विश्लेषण का आधार नहीं बनाते। वे व्याकरणिक कोटियों के स्वरूप का निर्धारण व्याकरणिक संरचना के स्तर पर कहते हैं। ब्लूमफील्ड वाक्य की परिभाषा में उसके अर्थ अथवा पदों की चर्चा न करके पूरी उक्ति की व्याकरणिक संरचना में वाक्य के वितरण की चर्चा करते हैं, अर्थात वे व्याकरणिक संरचना को वाक्य की परिभाषा का आधार बनाते हैं। वाक्य की परिभाषा करते हुए वे लिखते हैं कि वाक्य एक ऐसी स्वायत्त रचना है जो व्याकरणिक रूप से अपनी से किसी बड़ी रचना का अंग न हो। हॉकेट भी व्याकरणिक संरचना के स्तर पर वाक्य की परिभाषा करते हैं। उनके अनुसार वाक्य एक संगठन है, संघटक नहीं, अ कॉन्स्टिट्यूट विच इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट। जॉन लॉयंस वाक्य की उपर्युक्त परिभाषाओं की समीक्षा करते हुए वाक्य की व्याकरणिक स्वायत्तता के तर्क को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते हैं। वे इसके विरोध में सर्वनाम वाले वाक्यों तथा प्रत्यक्ष कथन वाले वाक्यों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि अनेक ऐसे वाक्य खंड जिनकी पहचान वैयाकरण वाक्य के रूप में करते हैं, अपनी सीमा का अतिक्रमण करते हैं। लॉयंस कहते हैं कि भाषा एक अमूर्त सत्ता है। इस अमूर्त स्तर पर न तो कोई वाक्य खंड है, न उसकी सीमा और न स्वायत्तता। यह सब वैयाकरणों की करामात है। लॉयंस इस समस्या का समाधान सस्यूर द्वारा प्रतिपादित भाषा और वाक्य के द्वित्व की सहायता से करते हैं। भाषा अमूर्त होती है, वाक्य मूर्त, वाक्य भाषा का मूर्त रूप है। भाषा को ही चॉम्स्की ने मनुष्य की सहजात क्षमता की संज्ञा दी है। उच्चरित भाषा भाषा नहीं, भाषा का केवल निष्पादन है। भारतीय परंपरा में भाषा अमूर्त रूप ज्ञान माना गया है। वक्ता इस अमूर्त भाषा का निष्पादन अथवा उच्चारण वाक्य रूप में करता है। वैयाकरण और भाषाविद वक्ता के इस वाक्य का विश्लेषण भाषा के स्तर पर करके उसे एक सरलतम रूप में प्रस्तुत करता है जो सदा अपूर्ण तथा संशोधन सापेक्ष रहता है। 5.4 वाक्य रचना। यह समझ लेना आवश्यक है कि किसी चीज के गठन में उसके उपादानों का अलग अलग महत्व नहीं होता है।
सारा महत्व होता है उन उपादानों की संयोजन प्रणाली का, व्यवस्था का, संरचना का। संसार की भाषाओं का अंतर उनकी व्यवस्था का अंतर है। विभिन्न भाषाओं के वाक्यों की संरचना विभिन्न ढंग से होती है। पिछले भाग में हमने यह देखा कि वाक्य में शब्दों की नहीं पदों की सत्ता होती है। वाक्य से बाहर शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। वाक्य से ही शब्द अपना अर्थ ग्रहण करता है। अक्सर यह होता है कि वाक्य के पदों का अर्थ अलग अलग कुछ और होता है, इसलिए वाक्य रचना में महत्वपूर्ण है। 5.4 एक पदक्रम। वाक्य रचना का अर्थ हुआ पदयोजना। पदयोजना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है पदक्रम। प्रसिद्ध हिंदी वैयाकरण कामता प्रसाद गुरु के शब्दों में पदक्रम दो प्रकार का होता है, एक व्याकरणिक और दूसरा आलंकारिक। एक व्याकरणिक पदक्रम में पदों का क्रम व्याकरण के नियमों के अनुसार निश्चित होता है। व्याकरण ग्रंथों में इस पद क्रम का ही विवेचन होता है। 2 आलंकारिक पदक्रम वक्ता या लेखक के व्यक्तित्व पर निर्भर होता है। वक्ता पर व्याकरण के नियमों का नहीं, संप्रेषण के प्रयोजन का दबाव होता है। लेखक का प्रयोजन व्याकरणिक नियमों का पालन करना मात्र नहीं, अपने कलात्मक सृजन से हमारे सौंदर्य बोध का उद्रेक करना होता है। भाषा को अपनी अर्थवत्ता सिद्ध करने के लिए संप्रेषण के प्रयोजनों को प्रतिफलित करना पड़ता है। भाषा अपने प्रयोक्ता को यह आज़ादी देती है। पदक्रम का सबसे पहला चरण है आए, कर्ता पद प्लस क्रियापद। संस्कृत जैसी योगात्मक भाषाओं में जहाँ क्रिया में ही कर्ता का भी समाहार होता है, क्रिया ही पूरा वाक्य है, परंतु हिंदी, अंग्रेजी आदि अयोगात्मक भाषाओं में जहाँ कर्तापद तथा क्रियापद की पृथक सत्ता होती है, उनके वाक्यों में पहले कर्तापद तत्पश्चात क्रियापद आता है। जैसे राम पढ़ता है। इस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद आप करेंगे, राम लीड्स। कर्मपद की उपस्थिति में पदक्रम इस प्रकार होता है 2 कर्तापद प्लस कर्मपद प्लस क्रियापद। राम पुस्तक पढ़ता है, परंतु अंग्रेजी भाषा की पद योजना में यह क्रम नहीं होता है। कर्मपद क्रियापद के पश्चात आता है। अंग्रेजी भाषा का पदक्रम है कर्तापद प्लस क्रियापद प्लस कर्मपद। अतः उपर्युक्त हिंदी वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद आप करते हैं, राम रीड्स अ बुक। हिंदी वाक्य रचना में अन्य कारक पदों का क्रम इस प्रकार है 3 कर्तापद प्लस करण पद प्लस क्रियापद। 4 अपादान पद प्लस कर्तापद प्लस क्रियापद। वी कर्तापद प्लस अधिकरण पद प्लस क्रियापद। हम आंखों से देखते हैं, पेड़ से पत्ता गिरा, किताब अलमारी में है। विशेषण तथा क्रिया विशेषण पदों का क्रम इस प्रकार रहता है 6 विशेषण पद प्लस संज्ञापद। मेहनती आदमी। अंग्रेजी में भी विशेषण संज्ञा का यही क्रम है। फारसी में संज्ञा विशेषण का क्रम है जैसे उम्र दराज। 7 विशेषण पद प्लस संज्ञापद। सही कहा। गुरुता के आधार पर इनका क्रम नीचे लिखे ढंग से होता है 8 लघु प्लस गुरु नारी स्त्री। नर पद स्थान 1 पुरुष देख भाल देश विदेश लोक परलोक। वाक्य रचना में पदों में स्थान का भी काफी महत्व होता है। आपको पहले बताया जा चुका है कि संस्कृत जैसी योगात्मक भाषाओं में पद के स्थान का कोई महत्व नहीं होता है। पदों का स्थान परिवर्तित कर देने पर भी वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि पदों से जुड़ी विभक्तियों में पद का व्याकरणिक अर्थ निहित होता है। जैसे राम रावण अहन, रावण राम अहन। वाक्यों में पदों को कहीं भी रखिए, वाक्य का अर्थ वहीं का वहीं रहेगा। संस्कृत के विपरीत हिंदी अयोगात्मक भाषा है। इसमें कारकीय विभक्तियां अलग से लगती फिर भी हिंदी वाक्य रचना में पदों के स्थान परिवर्तन की छूट 1
हद तक होती है और इस स्थान परिवर्तन से वाक्य का अर्थ नहीं बदलता है। उपर्युक्त संस्कृत वाक्यों का हिंदी अनुवाद इस प्रकार किया जा सकता है। राम ने रावण का वध किया। यदि हम उपर्युक्त वाक्य के पदों का स्थान परिवर्तन करके इस प्रकार लिखें, रावण का वध राम ने किया, तो वाक्य के अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। परंतु अंग्रेजी भाषा में ऐसा संभव नहीं है। अंग्रेजी में पदों का स्थान निश्चित है। आपने पहले देखा कि वाक्य में विभक्तियां जो व्याकरणिक कार्य करती हैं, वही कार्य अंग्रेजी भाषा में पदस्थान करता है। अतः अंग्रेजी भाषा में संस्कृत तथा हिंदी के वाक्यों का अनुवाद होगा। राम किल्ड रावण। यदि अंग्रेजी के इस वाक्य में आप राम और रावण का स्थान परिवर्तित करके यह लिखें, रावण किल्ड राम, तो वाक्य का अर्थ उलट जाएगा। हिंदी के वाक्यों में भी पदक्रम बदलना एक हद तक ही संभव होता है। वाक्य में अर्थ के अतिरिक्त एक और चीज होती है, अर्थछवि, शेड ऑफ मीनिंग। भाषाई संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण प्रयोजन होता है प्रतिपादक और प्रतिपाद्य में अंतर करने का। संप्रेषण सापेक्ष प्रयोजनों के दबाव में हिंदी भाषा अपने प्रयोक्त को पदों का स्थान परिवर्तित करने की स्वतंत्रता देती है। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए वाक्य देखिए। मीता ने रोटी खा ली है। में पदों का स्थान परिवर्तन किया जा सकता है। रोटी मीता ने खा ली है। खा ली है मीता ने रोटी। आप देखेंगे कि पदों का स्थान परिवर्तित कर देने से वाक्य के अर्थ में परिवर्तन तो नहीं हुआ, उसकी अर्धच्छवि, शेड ऑफ मीनिंग, में परिवर्तन जरूर हुआ। भाषा में प्रयोजन अनुसार बल देने के लिए वक्ता या लेखक पदों का स्थान परिवर्तन बहुधा किया करते हैं। मौलिक भाषा में यह प्रवृत्ति और अधिक दिखाई देती है। अपने संप्रेषण में जिस बात पर वह अधिक बल देना चाहते हैं, उसे पहले रखते हैं। जब आप एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं, तो स्रोत भाषा के वाक्य में पदों के स्थान पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। अंग्रेजी का एक वाक्य है, एलिफेंट्स आर फाउंड इन इंडिया एंड अफ्रीका। एक विद्वान अनुवादक ने इसका हिंदी अनुवाद किया, भारत और अफ्रीका में हाथी पाए जाते हैं। अंग्रेजी वाक्य का प्रतिपादक पद एलहैंड है, इंडिया अफ्रीका उसके प्रतिपाद्य हैं। इसके विपरीत हिंदी वाक्य में भारत और अफ्रीका प्रतिपादक तथा हाथी प्रतिपाद्य है। ऐसा अनुवाद शुद्ध नहीं कहा जा सकता है। शुद्ध अनुवाद होगा, हाथी भारत और अफ्रीका में पाए जाते हैं। पद सामीप्य। एक, वाक्य रचना में पदों की समीपता का भी बहुत महत्व है। पद की समीपता की दृष्टि से हिंदी वाक्यों की पद योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. संज्ञा के साथ प्रसर्ग, राम ने, राम को, राम से आदि। 2. संबंधवाचक तथा विशेषण पदों के बीच संबंधवाचक को प्राथमिकता दी जाती है, मेरी लाल गाय, लाल मेरी गाय नहीं। 3. व्यक्तिगत अथवा धातुगत विशेषता संज्ञा के समीप रहती है, मोटी रेशमी डोरी। 4. संख्यावाचक तथा अन्य विशेषणों के बीच संख्यावाचक को प्राथमिकता दी जाती है, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति। 5. 6. संकेतवाचक विशेषण को प्राथमिकता दी जाती है, इस प्रथम संभाषण के लिए। संख्यावाचक विशेषण पदों के बीच छोटी संख्या पहले, बड़ी संख्या बाद में आती है। 2 4 10 20 4 5 7। सजातीयता का भी ध्यान आवश्यक है, खूबसूरत औरत बटा सुंदर स्त्री। पदान्वय। वाक्य के पदों के बीच व्याकरणिक अनुरूपता को पदान्वय कहा जाता है। हिंदी भाषा की वाक्य रचना में पदान्वय के प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। 1. कर्ता प्लस क्रिया में वचन और लिंग का अन्वय। लड़का जाता है, लड़के जाते हैं, लड़की जाती है, लड़कियां जाती हैं। संस्कृत, अंग्रेजी, रूसी,
फारसी आदि संसार की अधिकांश भाषाओं की वाक्य रचना में कर्ता क्रिया के बीच केवल वचन का अन्वय होता है, लिंग का नहीं। इसलिए गैरहिंदी भाषी हिंदी सीखने में बड़ी कठिनाई का अनुभव करते हैं। इस कठिनाई से बचने के लिए कुछ वक्ता इस प्रकार का वाक्य भी बोलते हैं। लड़की लोग जाता है। हालांकि यह हिंदी की दृष्टि से बिल्कुल गलत है। आदर प्रदर्शित करने के लिए एक वचनकर्ता के साथ बहुवचन क्रिया आती है। राम दशरथ के पुत्र थे। शिवाजी एक महान योद्धा थे। हिंदी वाक्य रचना में वचन अन्वय की यह विशिष्टता अनुवाद में कठिनाई का कारण बनती है। अंग्रेजी भाषा की वाक्य रचना में एक वचनकर्ता पद के साथ एक वचन क्रिया पद का ही प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी भाषा की संरचना में तथ्यपरकता है, हिंदी भाषा की संरचना में मूल्यपरकता है। यह भाषाई प्रवृत्ति इतिहास के तथ्य पर ग्रंथों के लेखन में कठिनाई पैदा करती है। अंग्रेजी में हमेशा लिखा जाता है, राम वॉज द सन ऑफ दशरथ, शिवाजी वॉज ग्रेट वॉरियर, रावा वॉज द काइंड ऑफ लंका। इन अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में आप निम्न अनुवाद करते हैं। राम दशरथ के पुत्र थे। शिवाजी एक महान योद्धा थे। रावण लंका का राजा था। ऊपर के तीनों अंग्रेजी वाक्यों में केवल तथ्यकथन है, परंतु हिंदी वाक्यों में तथ्यकथन के साथ साथ आदर अनादर भावना की भी अभिव्यक्ति है। इसीलिए आप अंग्रेजी वॉज का अनुवाद आदर के लिए थे और अनादर के लिए था रूप में करते हैं। 2. कर्म प्लस क्रिया, वचन और लिंग का अन्वय। सप्रत्ययकर्ता और अप्रत्यय कर्म की अवस्था में क्रिया का अन्वय कर्म के साथ होता है, कर्ता के साथ नहीं। राम ने रोटी खाई बटा राम ने चावल खाए। सीता ने पूड़ी खाई बटा सीता ने पराठा खाया। परंतु सप्रत्ययकर्ता के साथ यदि सप्रत्यय कर्म हो तो क्रिया का अन्वय कर्म के साथ नहीं होता है। क्रिया पुल्लिंग प्लस एक वचन में होती है। राम ने लड़की को देखा बटा राम ने लड़कियों को देखा। सीता ने लड़की को देखा बटा सीता ने लड़कियों को देखा। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि सप्रत्यय कर्म और अप्रत्यय कर्म के प्रयोग में क्या कोई आर्थी अंतर है। W.S. एलेन ने अपने लेख हिंदी वाक्य रचना के विश्लेषण का अध्ययन में इनके अंतर को रेखांकित करते हुए बताया है कि लड़की को प्रयोग में निश्चयार्थकता है और लड़की प्रयोग में अनिश्चयार्थकता है। 3. एक से अधिक कर्ता प्लस क्रिया। यदि किसी वाक्य में अनेक कर्ता हो परंतु उनका लिंग समान हो तो उनके साथ क्रिया उसी लिंग के बहुवचन में आती है। राम, भरत और लक्ष्मण गए बटा राधा, सीता और सावित्री गई। यदि कर्ता पदों के लिंग में भिन्नता है तो क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होती है। राम, सीता और लक्ष्मण गए बटा राधा, श्याम और ललिता आए। 5 अप्रैल 2002 पदबंध। पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं। जब वाक्य में एक से अधिक पद मिलकर एक ही व्याकरणिक इकाई की रचना करें तो उन पदों के योग को पदबंध कहते हैं। पदबंध के निम्नलिखित भेद हैं। 1. एक संज्ञा पदबंध। संज्ञा का काम करने वाले पदबंध को संज्ञा पदबंध कहा जाता है। जैसे कड़ी मेहनत करने वाला सफल होगा। इस वाक्य में रेखांकित अंश पदों का समूह है। सभी पद मिलकर पदबंध के रूप में संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। इस पदबंध को एक संज्ञा पद के द्वारा स्थानापन्न करके लिखा जा सकता है। 2. 1. लड़का सफल होगा। विशेषण पदबंध। विशेषण का काम करने वाले पदबंध को विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे कड़ी मेहनत करने वाला लड़का सफल होगा। वाक्य के रेखांकित अंश सामूहिक रूप से संज्ञा पद लड़का की विशेषता बता रहे हैं। विशेषण पदबंध को एक विशेषण पद द्वारा स्थानापन्न किया जा सकता है। 3. मेहनती लड़का सफल होगा। रहने वाले पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध।
क्रिया विशेषण का काम करने वाले पदबंध को क्रिया विशेषण पदबंध कहा जाता है, जैसे कड़ी मेहनत करने वाला लड़का कभी न भी अवश्य सफल होगा। इस वाक्य के रेखांकित पदसमूह क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। इस कारण यह पदसमूह क्रिया विशेषण पदबंध है। इस पूरे पदबंध को एक क्रिया विशेषण पद से स्थानापन्न करके लिखा जा सकता है। 4. कड़ी मेहनत करने वाला लड़का शीघ्र सफल होगा। क्रिया पदबंध क्रिया का कार्य करने वाले पदबंध की क्रिया को पदबंध कहा जाता है। जैसे कड़ी मेहनत करने वाला लड़का कभी न भी अवश्य सफल होकर रहेगा। वाक्य का रेखांकित पदसमूह क्रिया का कार्य करता है। इस पूरे पदबंध को एक क्रियापद द्वारा स्थानापन्न किया जा सकता है। कड़ी मेहनत करने वाला लड़का कभी न भी अवश्य सफल होगा। 5 अप्रैल 2003 उपवाक्य। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल, मिश्र और संयुक्त। जब एक से अधिक सरल वाक्यों को मिलाकर मिश्र अथवा संयुक्त वाक्य की रचना होती है, तब इनके घटक वाक्यों को उपवाक्य की संज्ञा दी जाती है। ये उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं: प्रधान, आश्रित तथा सहयोगी। मिश्रित वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, जैसे मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो। इस मिश्रित वाक्य में प्रधान वाक्य है मैं नहीं जानती। आश्रित उपवाक्य है तुम कौन हो। आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के साथ कि समुच्चय बोधक द्वारा जुड़ा है। संयुक्त वाक्यों के उपवाक्यों के बीच प्रधान तथा आश्रित उपवाक्य का संबंध नहीं होता है। ये उपवाक्य सहयोगी उपवाक्य कहलाते हैं। ये और, अथवा, या, किंतु आदि समुच्चय बोधकों से जुड़े रहते हैं। 1. तुम पत्रिका पढ़ो और मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। इस संयुक्त वाक्य के 2 उपवाक्य हैं। तुम पत्रिका पढ़ो, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। दोनों उपवाक्य समकक्षीय हैं, अतः एक दूसरे के आश्रित न होकर सहयोगी हैं। 5 अप्रैल 2004 वाक्य। पद, पदबंध तथा उपवाक्य की यात्रा करते हुए हम वाक्य तक पहुँचते हैं। जैसा कि आपने पहले देखा, वक्ता वाक्य बोलता है और श्रोता वाक्य सुनता है। वार्तालाप में वाक्य की ही सत्ता होती है। यह वाक्य प्रयोजन सापेक्ष होता है। वक्ता अपने सदिश संप्रेषण के लिए वाक्यों का प्रयोग करता है। अर्थ की दृष्टि से यह संप्रेषण 8 प्रकार का माना जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य भी 8 प्रकार का होता है। विधान सूचक, इस वाक्य में किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है, शीला पुस्तक पढ़ती है। निषेध सूचक, इस वाक्य में किसी कार्य के न होने की सूचना मिलती है, शीला पुस्तक नहीं पढ़ती है। प्रश्न सूचक, इस वाक्य में प्रश्न पूछने की सूचना मिलती है, क्या शीला पुस्तक पढ़ती है। आज्ञा सूचक, इस वाक्य से किसी को आज्ञा देने, अनुरोध करने अथवा उपदेश देने की सूचना मिलती है, यहाँ आओ, वहाँ मत जाना, बड़ों का कहना मानो। इच्छा सूचक, इस वाक्य से इच्छा अथवा आशीर्वाद की सूचना मिलती है, ईश्वर सबका भला करें। संदेश सूचना, इस वाक्य से संदेह अथवा संभावना की सूचना मिलती है, मोहन आता होगा, शायद मोहन आए। 7. संकेत सूचक, इस वाक्य से संकेत अथवा शर्त की सूचना मिलती है, निकलती तो कपड़े सूख जाते। धूप। 8. विस्मयादि सूचक, इस वाक्य से आश्चर्य, विस्मय आदि की सूचना मिलती है, वह कैसा मूर्ख है। 5 प्रोक्ति, आपने देखा कि व्याकरणिक सूचना की दृष्टि से भाषा की मूल प्राथमिक इकाई वाक्य है। ध्वनि, अक्षर, पद, पदबंध, उपवाक्य आदि इकाइयां वाक्य के ही खंड हैं। वैयाकरण तथा भाषा वैज्ञानिक भाषा का अध्ययन विश्लेषण वाक्य के ही आधार पर करता है, परंतु संप्रेषण की दृष्टि से वक्ता वाक्य नहीं बोलता है, वार्तालाप अथवा बातचीत करता है।
इस दृष्टि से यह कहना अधिक समीचीन होगा कि भाषा की सार्थक इकाई वाक्य समूह है। इस वाक्य समूह के लिए प्रोक्ति संज्ञा का उपयोग किया जाता है। यह अंग्रेजी शब्द डिस्कोर्स का हिंदी पर्याय है। आपने पिछले भाग में पढ़ा कि आचार्य विश्वनाथ ने बिल्कुल इसी अर्थ में अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में महावाक्य शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने भाषा की दृष्टि से पूरे ग्रंथ की भाषाई इकाई की पहचान महावाक्य संज्ञा से की है। यहाँ आपको समझ लेना चाहिए कि अक्षर पद, पदबंध, उपवाक्य, वाक्य आदि एक और जहाँ भाषा की व्याकरणिक इकाइयाँ हैं, वहीं प्रोक्ति व्याकरणिक इकाई न होकर प्रकार्यात्मक इकाई है। पश्चिमी जगत में प्रोक्ति की संकल्पना समाज भाषा विज्ञान की देन है। संप्रेषण की दृष्टि से अथवा भाषाई प्रकार्य की दृष्टि से समाज भाषा वैज्ञानिक प्रोक्ति को ही भाषा की सार्थक इकाई मानता है और प्रोक्ति का ही विश्लेषण करता है। भारतीय परंपरा में पूरे ग्रंथ और उसके सर्गों अथवा खंडों के अध्ययन विश्लेषण के लिए काव्यशास्त्र के अंतर्गत उसकी भाषाई इकाई को महावाक्य की संज्ञा दी गई है। आचार्य विश्वनाथ ने महावाक्य की परिभाषा करते हुए लिखा है, स्वार्थ बोधे समाप्ताना मडुनन्लित्व गत्वव्यपेक्षया वाक्यानामेकवाक्यत्वं पुनः सहत्य जायते। अर्थात महावाक्य अथवा प्रोक्ति अपने अपने अर्थ का संप्रेषण कर समाप्त हुए परंतु संदेश की एकता के स्तर पर अंगी भाव से पुनः एक दूसरे से मिले वाक्यों का समूह है। इसे आप महावाक्य अथवा प्रोक्ति की एक बहुत अच्छी परिभाषा कह सकते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने जिस प्रकार वाक्य की आंतरिक संसक्ति के लिए योग्यता, आकांक्षा तथा संसक्ति आदि विशिष्टताओं का विधान किया है, जिसे आप पिछले पृष्ठों में देख चुके हैं, उसी प्रकार प्रोक्ति की आंतरिक संसक्ति, जो प्रोक्ति की एक अपरिहार्य विशेषता है, योग्यता, आकांक्षा तथा संसक्ति का विधान किया है। प्रोक्ति की आंतरिक संसक्ति के अतिरिक्त उसमें एक बाह्य संसक्ति भी होती है। इस बाह्य संसक्ति को संरचनात्मक संसक्ति कह सकते हैं। वक्ता अथवा लेखक सर्वनाम शब्दों तथा अतः, अर्थात, अथवा, और, तथा, एवं, इसलिए, परंतु, किंतु, लेकिन, बल्कि, यद्यपि, अपितु, मगर, कि, जबकि, पर आदि संयोजकों के द्वारा प्रोक्ति के विभिन्न वाक्यों को परस्पर संसक्त करता है। परंतु प्रोक्ति की बाह्य संसक्ति की अपेक्षा उसकी आंतरिक संसक्ति अधिक महत्वपूर्ण तथा निर्णायक होती है। प्रोक्ति के वाक्य संदेश की एकता से परस्पर बंधे रहते हैं। यदि उसमें संदेश की एकता नहीं है, तो संरचनात्मक संसक्ति निरर्थक है। बाह्य संसक्ति आंतरिक संसक्ति को केवल पुष्ट करती है। संसक्ति प्रोक्ति का संदेश सापेक्ष धर्म है, जिसका निर्धारण संप्रेषण के विभिन्न उपादान करते हैं। वक्ता अथवा लेखक, विषय, माध्यम, संदर्भ आदि संप्रेषण के उपादान प्रोक्ति के स्वरूप निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वक्ता अथवा लेखक के व्यक्तित्व के अनुसार संसक्ति के स्वरूप में पर्याप्त अंतर हो सकता है। इस संबंध में जैनेन्द्र के परख उपन्यास की भूमिका में उनके वक्तव्य का महत्व आप समझते हैं। वे लिखते हैं, मैंने जगह जगह कहानी के तार की कड़ियां तोड़ दी हैं। वहां पाठक को थोड़ा कूदना पड़ता है और मैं समझता हूं पाठक के लिए यह थोड़ा आयास वांछनीय होता है। कहीं एक साधारण भाव को वर्णन से फुला दिया, कहीं लंबा सा रिक्त छोड़ दिया। यह सब कुछ चित्र में खूबी और असलियत लाने के लिए जरूरी है। वक्ता अथवा लेखक की प्रोक्ति के स्वरूप के निर्धारण में श्रोता की भी अपनी भूमिका होती है। हिंदी के दो महान लेखकों प्रेमचंद तथा प्रसाद ने एक ही समय दो भिन्न पाठक समाजों के लिए लिखा। आप देखेंगे कि प्रसाद और प्रेमचंद की साहित्यिक कृतियों के भाषाई स्वरूप का अंतर उनके पाठक की पहचान का ही अंतर है। इसी प्रकार विषय की दृष्टि से विज्ञान, साहित्य, विधिशास्त्र, धर्मशास्त्र, व्याकरण शास्त्र आदि के भाषाई स्वरूप में अनिवार्यतः भिन्नता मिलती है। डॉ
रवींद्रनाथ श्रीवास्तव ने प्रोक्ति की संसक्ति तथा उनके तार्किक अनुक्रम के आधार पर 3 वाक्यों का उल्लेख किया गया है। 1. मोहन एक व्यापारी है। 2. मोहन के पास कपड़े के कई कारखाने हैं। 3. मोहन देश विदेश घूमता रहता है। यहाँ आपको यह समझ लेना चाहिए कि वस्तु जगत में कारण कार्य का एक तार्किक अनुक्रम मिलता है, परंतु भाषा वस्तु जगत का अनुकरण नहीं, उसका पुनर्नृजन है। वस्तु जगत के तार्किक अनुक्रम का कोई सामाजिक प्रयोजन नहीं होता है, परंतु भाषा के तार्किक अनुक्रम का एक सामाजिक प्रयोजन होता है। भाषा संप्रेषण के प्रयोजन से बंधी होती है और वह अपने वक्ता को संप्रेषण की आवश्यकतानुसार वस्तु जगत के तार्किक अनुक्रम को उलट देने की सुविधा प्रदान करती है। प्रोक्ति की संसक्ति का एकमात्र निर्धारक तत्व संप्रेषण होता है, वस्तु जगत का नियम अथवा व्याकरण का नियम नहीं। अतः संप्रेषण के प्रयोजन के अनुसार वक्ता डॉ. श्रीवास्तव के वाक्यों के अनुक्रम को बदल सकता है, इसमें आपको तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। प्रोक्ति के आकार प्रकार में भी बहुत अंतर होता है। प्रोक्ति एक अक्षर, पद, पदबंध, एक असार, पद, पदबंध बटा उपवाक्य, वाक्य, अनुच्छेद, सर्ग, खंड अथवा अध्याय और पूरे ग्रंथ का हो सकता है। प्रोक्ति के स्वरूप की लघुतम सीमा हो सकती है, उसकी कोई महत्तम सीमा नहीं हो सकती है। एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद की दृष्टि से शब्द अथवा पद, पदबंध, उपवाक्य की अपेक्षा भाषाई इकाई के रूप में प्रोक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण और निर्णायक इकाई है। 5. 6 वाक्य रचना गत्यात्मकता और परिवर्तनशीलता। विविधता जीवित भाषा की नियति है। वैयाकरण अथवा भाषा वैज्ञानिक के भाषाई विश्लेषण का आधार तत्व अथवा प्राणतत्व है भाषा की एकरूपता अथवा व्यवस्था। वह भाषा विश्लेषण में भाषाई एकरूपता के नियमों की तलाश करता है और फिर उसकी व्याख्या करता है। भाषा सभी दृष्टियों से उसके लिए एक निश्चित व्यवस्था है। जो इस भाषाई एकरूपता और निश्चित व्यवस्था से बाहर है, उसे वह अपवाद मानता है। इसके विपरीत समाज भाषा वैज्ञानिक के भाषाई विश्लेषण का प्राणतत्व है भाषाई अव्यवस्था। विषमता वैयाकरण के लिए भाषाई समता एक नियम है, विषमता अपवाद है। समाज भाषा वैज्ञानिक के लिए भाषाई विषमता अपवाद नहीं, एक नियम है। समाज भाषा वैज्ञानिक भाषा की व्याकरणिक अव्यवस्था के पीछे संप्रेषण व्यवस्था की तलाश करता है और फिर उसकी व्याख्या करता है। उसने भाषाई वैविध्य के तथ्य की भी अधिक तार्किक व्याख्या प्रस्तुत की है। समस्त भाषाई वैविध्य एवं विषमता संप्रेषण के प्रयोजन से बाधित है। विज्ञान, साहित्य, विधिशास्त्र, धर्मशास्त्र, व्याकरण आदि के भाषाई स्वरूप में अंतर तो है ही, स्वयं साहित्य की विभिन्न विधाओं प्रगीत, काव्य, नाटक, निबंध, आलोचना, कहानी, उपन्यास की भाषाई बुनावट में वैविध्य होता है। भाषाई संरचना में देशकाल और संदर्भ के अनुसार वैविध्य होता है। एक ही व्यक्ति की भाषाई स्वरूप के निर्धारण में देशकाल का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि हिंदी के मिश्र वाक्यों में कि संयोजक शब्द हिंदी का नहीं फारसी का है। जैसे, मैंने सुना कि आप बनारस गए थे। इस वाक्य में 2 वाक्यों मैंने सुना, आप बनारस गए थे को कि संयोजक से जोड़ा गया है। हिंदी की भाषाई संरचना में पहले कि संयोजन से जुड़ने वाले वाक्यों की रचना नहीं होती थी। फारसी प्रभाव के कारण हिंदी में इस प्रकार के वाक्यों की रचना होने लगी। प्रारंभिक अवस्था में इसका पर्याप्त विरोध भी हुआ। यही कारण है कि हरिऔध ने अपने उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ में हिंदी भाषा के ठेठ स्वरूप को प्रस्तुत करते हुए कि वाले एक भी वाक्य की रचना नहीं की है। उपर्युक्त वाक्य को वे इस प्रकार लिखते हैं, मैंने सुना आप बनारस गए थे। परंतु आज कि संयोजक वाले वाक्य हिंदी भाषाई संरचना के अपरिहार्य अंश हो गए हैं। हिंदी की भाषाई संरचना में
अंग्रेजी प्रभाव के परिणामस्वरूप वाक्य रचना के एक अन्य स्वरूप का विकास हुआ है। वह है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कथनों की रचना। हिंदी का एक वाक्य है, आचार्य महोदय ने कहा कि शिक्षकों ने जो उन्नति की है उससे वे संतुष्ट हैं। यह वाक्य रचना अंग्रेजी भाषा के अप्रत्यक्ष कथनों की वाक्य रचना से प्रभावित है। इस वाक्य का वे पद आचार्य महोदय के लिए है। हिंदी वाक्य रचना के अनुसार वी के स्थान पर मैं होना चाहिए। मैं के स्थान पर वे रखने से वे का अर्थ संदिग्ध हो जाता है। इस प्रकार के वाक्यों की रचना अंग्रेजी भाषा से हिंदी में अनुवाद के कारण होने लगा है। हिंदी वाक्य रचना में अंग्रेजी के प्रभाव स्वरूप इधर एक और प्रवृत्ति का तेजी के साथ विकास हो रहा है। यद्यपि इसे मानक हिंदी में स्वीकार्यता नहीं प्राप्त है। वह है निजवाचक सर्वनाम के स्थान पर पुरुषवाची सार्वनामिक विशेषणों का प्रयोग। आज इस प्रकार के वाक्यों की रचना भी की जाने लगी है। मैं मेरी किताब पढ़ता हूँ, तुम तुम्हारी किताब पढ़ो। उपर्युक्त हिंदी वाक्य नीचे लिखे अंग्रेजी वाक्य के अनुवाद के प्रस्ताव स्वरूप रचा गया है। I read my book, you read your book। हिंदी के भाषाई स्वरूप के अनुसार यह वाक्य इस प्रकार होना चाहिए, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, तुम अपनी किताब पढ़ो। हिंदी के भाषाई स्वरूप पर अंग्रेजी भाषा का यह प्रभाव स्पष्ट शब्दों में अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद के कारण ही हुआ। लेकिन ऐसे अटपटे और गलत प्रयोग भी बहुप्रचलन पा लेने पर भाषा का अंग बन जाते हैं। भाषा एक बहता प्रवाह है। भाषाई रचना का जो स्वरूप आज स्वीकार्य नहीं है, कल स्वीकार्य हो जाता है। भाषाई व्यवस्था का अंग हो जाता है। पद, पदबंध, वाक्यांश, वाक्य, प्रोक्ति आदि भाषाई संरचनाओं का कोई भी स्वरूप पूर्ण एवं स्थिर नहीं है। 5. 7 वाक्य के घटकों का अनुवाद के संदर्भ में विवेचन। वक्ता तथा वैयाकरण की भाषाई अंतर्दृष्टि में आधारभूत अंतर होता है। जैसा कि आपने देखा कि वक्ता अपने संदेश संप्रेषण के लिए बातचीत करता है। वह ध्वनि, अक्षर, पद, वाक्यांश, वाक्य अथवा प्रोक्ति न बोलकर पूरी बात बोलता है। श्रोता भी श्रुत उक्तियों को इसी रूप में ग्रहण करता है। वक्ता और श्रोता का यह भाषाई यथार्थ अनुवादक का भी सत्य है। आपको पता है कि संसार के विभिन्न देशों तथा संस्कृतियों में कभी शब्द को ही भाषा माना जाता था। धर्म ग्रंथों में प्रयुक्त ये शब्द ईश्वरकृत माने जाते थे और धार्मिक पवित्रता एवं मंत्र भावना से आवृत्त थे। इस भाषाई मान्यता ने अनुवाद की शब्द प्रति शब्द सैद्धांतिकता को जन्म दिया। बाइबल के आरंभिक अनुवादों में यह सिद्धांत अपनाया गया कि स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा के अनुवाद में कुछ भी छोड़ा या जोड़ा जाना नहीं चाहिए। अनुवाद में स्रोत भाषा के शब्दरूप, शब्दक्रम, शब्दान्वय, शब्दार्थ, वाक्य रचना आदि को न केवल बनाए रखना चाहिए अपितु लक्ष्य भाषा की व्याकरणिक संरचना भी लोद भाषा के ही अनुसार होनी चाहिए। इससे भाषाई अर्थ के संप्रेषण को बहुत क्षति पहुंची। अनुवाद की इस सैद्धांतिकता को 16वीं शताब्दी में लूथर ने एक क्रांतिकारी मोड़ देकर अनुवाद की आधुनिक अवधारणा को जन्म दिया। लैटिन से जर्मनी में उनके बाइबल के अनुवाद ने पूरे यूरोप में तूफान खड़ा कर दिया। यूरोप के धर्माधिकारियों ने अनुवाद की परंपरा सिद्ध सैद्धांतिकता के विरुद्ध विद्रोह करने के अपराध में बड़ी तीव्रता के साथ लूथर की निंदा कर उसके लिए कठोर दंड का विधान किया। परंतु लूथर ने उतनी ही तीव्रता के साथ अपने नव प्रतिपादन सैद्धांतिकता की रक्षा की इतिहास ने लूथर का साथ दिया। परंतु इसका खामियाजा भुगतना पड़ा आधुनिक अनुवाद सिद्धांत के प्रथम भाष्यकार तथा प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक एतीने दोले को। उन्होंने प्लेटो के संवादों का फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद किया। उनका अपराध यह था कि उन्होंने लक्ष्य भाषा फ्रांसीसी की भाषाई संरचना को खोद ग्रीक भाषा की संरचना से मुक्त करके उन संवादों के संदेश को अधिक एक प्रेषणीय बनाया था।
इस अपराध में उन्हें प्राणदंड दिया गया और उनकी कृतियों को जला दिया गया। आज भी अधिकांश लोगों के लिए अनुवाद का अर्थ है शब्द प्रति शब्द अर्थात शाब्दिक अनुवाद। आपने पिछले पृष्ठों पर अनुवाद के संबंध में दो बिल्कुल विरोधी वक्तव्य देखे। एक यह कि भाषाओं में परस्पर अनुवाद्यता होती ही नहीं, दूसरा यह कि भाषाओं में अनुवाद्यता होती है। भाषा सांस्कृतिक यथार्थ है। संस्कृति में विशिष्टता होती है। एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से मूलतः पृथक है। वस्तुजगत का आधार नानात्व है, इनकी संपन्नता के पक्ष बाहुए तथा ऊपरी है। इसके माने यह हुए कि शब्द अथवा अर्थ किसी भी स्तर पर भाषाएं अनुवाद्य नहीं होती हैं। कुछ दूसरे विचारकों का मत है कि वस्तु जगत के नानात्व का मूलाधार एकत्व है। वस्तुजगत एक अंतर्निहित एकता से अनुस्यूत है। नानात्व केवल बाहुए तथा ऊपरी है। भाषाओं का नानात्व केवल ऊपरी अर्थात शाब्दिक है। पृथकता वस्तु जगत का नहीं, वस्तु जगत का संप्रेषण करने वाली वाक युक्तियों का है। अंग्रेजी भाषा आप स्मोकिंग करते हैं। सभी भाषी स्मोकिंग करते हैं, परंतु इसकी अभिव्यक्ति के लिए अलग अलग वाक उक्तियों का उपयोग करते हैं। अब आप स्मोकिंग का अनुवाद कैसे करेंगे? कुछ लोग अधिक शुद्ध अनुवाद के रूप में धूम्रपान शब्द का समर्थन करेंगे, परंतु यह पूछा जा सकता है कि क्या आप किसी पेय की तरह धूम्र को पीकर पेट में ले जाते हैं? स्मोकिंग के हिंदी अनुवाद सिगरेट पीना पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बंगाली में सिगरेट खाना ही ठीक है। इसी प्रकार फारसी में सही अनुवाद होगा सिगरेट कश खींचना। अंग्रेजी, रूसी, फारसी आदि भाषाओं में गत्यर्थक क्रियापद के पश्चात संज्ञा पद से पहले तक को टू के रूप में वाचक प्रत्यय लगाने का विधान है। अंग्रेजी का वाक्य है आई एम गोइंग टू बॉम्बे। इसी प्रकार रूसी, फारसी भाषाओं में भी कोई न कोई प्रत्यय लगता है। इस प्रकार के वाक्यों का हिंदी अनुवाद जब रूसी भाषी अथवा फारसी भाषी छात्र करते हैं तो वे शाब्दिक समांतरता अथवा शाब्दिक अनुवाद के कारण इस प्रकार के वाक्य का अनुवाद करते हैं मैं बंबई को जा रहा हूं, जबकि हिंदी की भाषाई प्रकृति के अनुसार सही अनुवाद है मैं बंबई जा रहा हूं। रूसी भाषा की एक अन्य विशिष्टता है दोहरे निषेध की। रूसी भाषा का एक वाक्य है या निवेचो ने जनायु। यदि इस वाक्य के अर्थप्रक संदेश की उपेक्षा कर आप उसका शाब्दिक अनुवाद करें तो वह इस प्रकार होगा आई डोंट नो नो बॉडी। अंग्रेजी में ऐसी वाक्य रचना बेतुकी हो जाएगी, अतः अनुवाद करते समय लक्ष्य भाषा की भाषाई संरचना के अनुसार अनुवाद आवश्यक होता है। अंग्रेजी भाषा में वार्म वेलकम और कोल्ड वेलकम शब्दों का प्रयोग होता है। अब अगर शाब्दिक आधार पर आप इसका अनुवाद गर्म स्वागत और ठंडा स्वागत करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हिंदी में इसका ठीक अनुवाद होगा हार्दिक स्वागत और रूखा भावहीन स्वागत। अर्थ की समानांतरता की उपेक्षा कर अनुवाद में शब्द की समानांतरता का आग्रह करने का एक हास्यास्पद उदाहरण नीचे देखिए। प्रेमचंद की एक कहानी में एक गरीब किसान गांव के जमींदार से कहता है सरकार मैं बहुत गरीब हूँ। कोई अनुवादक इस वाक्य के सरकार शब्द का अनुवाद एक अंग्रेजी के गवर्नमेंट शब्द कर दे तो बेतुका होगा, आशय समझते हुए उसे स शब्द का इस्तेमाल करना होगा। लक्ष्य भाषाभाषी समाज की सांस्कृतिक परंपरा भी अनुवाद के स्वरूप को निर्धारित करने में अपनी भूमिका निभाती है। जब हम किसी समाज से उसकी कोई वस्तु लेते हैं तो उस वस्तु के साथ उसके संज्ञा शब्द को भी लें या न लें, इस प्रश्न का उत्तर विभिन्न भाषाभाषी समाज विभिन्न रूप में देता है। टेलीफोन, टेलीविजन और ट्रेन आदि उपकरणों को उनकी संज्ञा के साथ स्वीकार कर लिया जाए अथवा लक्ष्य भाषा में उनका अनुवाद किया जाए। हिंदी संस्कृत भाषा की महान सांस्कृतिक रिक्त की उत्तराधिकारिणी है। वह इस रिक्त की उपेक्षा नहीं कर सकती। उसने टेलीफोन,
टेलीविजन का अनुवाद कर दिया दूरभाष और दूरदर्शन। लेकिन ट्रेन शब्द का क्या किया जाए? संस्कृत भाषा में जहाँ स्रोत भाषा की व्यक्ति तथा स्थान संज्ञाओं का भी संस्कृत अनुवाद कर देने की परंपरा है, ट्रेन शब्द को कैसे स्वीकारती है? संस्कृत भाषा के एकमात्र समाचार पत्र में ट्रेन का अनुवाद किया जाता है। शलाकाष्टम। हिंदी ने उसे स्वीकार नहीं किया। हिंदी में या तो ट्रेन शब्द ही चलता है अथवा लोक स्तर पर रेलगाड़ी। शब्दांतर अथवा अर्थांतर की समस्या इतनी सरल नहीं है। शब्द सदा अर्थाभिव्यक्ति ही नहीं करते हैं, वे हमारी गहरी सांस्कृतिक आस्थाओं को पहचान देते हैं। अरबी भाषा का एक शब्द है हिजरत, इसका अंग्रेजी और हिंदी में शाब्दिक अनुवाद होगा एस्केप और पलायन। मुसलमान धर्मानुयायियों के पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से मदीना को हिजरत की थी। यह हिजरत समस्त मुस्लिम जगत के लिए एक पवित्रतम घटना थी। इसी घटना से हिज्र संवत का आरंभ होता है। फारसी भाषा ने भी इस अरबी शब्द को पूर्ण धार्मिक पवित्रता के साथ ग्रहण किया है। परंतु इस क्रियापद का हिंदी, अंग्रेजी अथवा अन्य किसी भाषा में अनुवाद करते समय क्या किया जाए? जहाँ तक शब्द के अर्थ का प्रश्न है, उसमें कोई कठिनाई नहीं। परंतु अभी कुछ वर्ष पहले जब मराठी की पादय पुस्तक में हिजरत का अनुवाद पलायन किया गया तो मुस्लिम धर्मानुयायियों की धर्म भावना को ठेस पहुंची। उन्होंने इसका विरोध किया। वह पाठ्य पुस्तक से निकाल दिया गया। ऐसी परिस्थितियों में अनुवाद केवल शब्दार्थ की दृष्टि से ही सही होना महत्वपूर्ण नहीं होता, उसे भाषा संस्कार की दृष्टि से भी स्वीकार्य होना चाहिए। वाक्य रचना के समीपी घटक। अनुवाद में वाक्य रचना के समीपी घटकों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। चॉम्स्की के अनुसार वाक्य रचना के समीपी घटकों का कोष्ठीकरण मनुष्य की बौद्धिक क्षमता का एक अंतर्निहित अंश होता है। इसी कारण बाह्य स्तर पर संरचनात्मक दृष्टि से संदिग्धार्थक वाक्यों के अर्थबोध में वक्ता श्रोता को कोई कठिनाई नहीं होती है। हिंदी का एक वाक्य है। 1. He killed the running snake. 2. While running he killed the snake. प्रश्न उठता है कि इन दो अनुवादों में कौन सा अनुवाद उपयुक्त है? व्याकरणिक दृष्टि से दोनों वाक्य सही होने के बावजूद अर्थ की दृष्टि से पहला ही सही है। हिंदी वाक्य का श्रोता उक्त संदिग्धार्थ वाक्य का निश्चित अर्थ लगाता है कि सांप जो कि भाग रहा था उसे उसने मारा, और इसी दृष्टि से इस वाक्य का पहला अनुवाद सही ठहरता है। 5. 8 सारांश। प्रस्तुत इकाई में आपने पढ़ा कि वाक्य भाषा की अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई होती है क्योंकि इसी के द्वारा अर्थ संप्रेषण होता है। आपने वाक्य का अर्थ समझते हुए विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई वाक्य की परिभाषाएं भी पढ़ी हैं तथा वाक्य के स्वरूप के विषय में जानकारी प्राप्त की है। आपने वाक्य रचना के विषय में पढ़ा है। अब आप जान गए हैं कि वाक्य रचना में पदक्रम, पदबंध और उपवाक्य का क्या महत्व होता है। आपको ये भी पता चल गया है कि अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। साथ ही आपने यह भी जाना कि अंग्रेजी हिंदी के पदबंधों, उपवाक्यों और वाक्यों की संरचना में क्या विविधता है तथा उनका अनुवाद करते हुए किन-किन बातों का ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है। इस इकाई में आपने प्रोक्ति के विषय में भी पढ़ा है। आप जान गए हैं कि प्रोक्ति किसे कहते हैं। यह एक समग्र संदेश को प्रस्तुत करता है। इसका विस्तार एक शब्द से लेकर संपूर्ण रचना तक हो सकता है। इस इकाई में वाक्य के विभिन्न घटकों को अनुवाद के संदर्भ में देखते हुए आपको पता चल गया है कि अनुवाद में जो चीजें विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती हैं, वे हैं भाषा का सांस्कृतिक संदर्भ, उसका मुहावरा अथवा कथन शैली तथा वाक्य रचना के समीपी घटक।